हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4th लेक्चर में आ गए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अभी तक आपने बोहर मॉडल का फॉर्मेशन देखा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बोहर मॉडल क्यों फॉल हो गया, ठीक है, या क्यों फेल हो गया, नील बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया। तो बच्चों उसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज जो साथ साथ में चल रही थी उनको समझना पड़ेगा। जैसे मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी अब हमको यहाँ पर पढ़ानी पड़ेगी। मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी है, किसके ऊपर दी है? प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब क्वांटम थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि अभी तक जो लाइट थी, जो रेडिएशन थी, जैसे वहाँ पे लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेज है या विजिबल लाइट है, अभी तक वेव्स को वेव्स समझा जाता था। इन्होंने एक नया अपना नज़रिया बताया। इन्होंने कहा जिनको आप वेव कह रहे हो, जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, है ना, जिस चीज़ को आप लाइट बोलते हो, जिस चीज़ को आप अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हो, जिस चीज़ को आप इंफ्रारेड वेव्स बोलते हो, ये जो रेडिएशंस हैं, इन्होंने कहा ये रेडिएशंस छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं। किससे बनी हैं? दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने नाम दिया फोटॉन या क्वांटा, या फोटॉन। तो इन्होंने कहा कि जो आप लाइट को वेव समझ रहे थे वो लाइट वेव नहीं है, सबको पता है लाइट एनर्जी है। तो इन्होंने कहा वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में आती है, और उस छोटे छोटे पैकेट्स का नाम हमने क्या रखा? फोटॉन या क्वांटा। जो आप लाइट देख रहे हो आ रही है, उन्होंने कहा लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इन्होंने लाइट के किस नेचर की बात करनी स्टार्ट की? इन्होंने बात की लाइट के पार्टिकल नेचर की। इनके अकॉर्डिंग लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है? पार्टिकल है, और लाइट के पार्टिकल का नाम है फोटॉन या क्वांटा। तो ये एक नई थ्योरी थी, ठीक है। फिर उन्होंने इसमें क्वांटम मतलब क्या था? हमने बताया था ना, क्वांटाइज्ड मतलब कोई चीज़ जो फिक्स्ड हो। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ये फिक्स्ड एनर्जी लेकर बाहर निकलते हैं। कैसी एनर्जी? फिक्स्ड एनर्जी। जैसे मान लो इस वेव की फ्रीक्वेंसी f है, तो इसकी एनर्जी इन्होंने बताई E = hf, और h का नाम क्या पड़ा? प्लैंक कांस्टेंट। अभी क्लियर हो गई होगी बात। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और एनर्जी क्या लिखते हैं हम? hf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, ठीक है। किसी और वेव की मान लो फ्रीक्वेंसी f' है, तो इस वेव की एनर्जी कितनी होगी? hf'। और ये किस चीज़ की एनर्जी है? ये एक छोटे से पार्टिकल की एनर्जी है, एक फोटॉन की एनर्जी है, hf या hf'। कई बुक में म्यू लिखा होता है तो वहाँ पे h म्यू लिखा होगा, एनर्जी = h म्यू, तो वो भी एक बात है। तो इन्होंने बोला कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिसको हम फोटॉन बोलते हैं, और फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? h न्यू। तो या तो फोटॉन की एनर्जी होगी hf, या तो होगी 2hf, या तो होगी 3hf। मतलब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में आते हैं, या तो उनकी एनर्जी hf होगी, या 2hf या 3hf होगी। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि कोई भी अगर वेव होती है तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। और रिलेशन क्या होता है? v = f लैम्डा। ये किसी भी वेव में ट्रू है, चाहे आपकी साउंड वेव हो, चाहे आपकी लाइट वेव हो, चाहे आपकी वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, है ना। तो आपके पास कोई भी तरह की अगर वेव है तो हम लिख सकते हैं v = f लैम्डा। f क्या है उस वेव की? फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है उस वेव की? वेवलेंथ है। और v क्या है यहाँ पे? वेव की स्पीड है, वेव की वेलोसिटी या वेव की स्पीड है। यहाँ से बच्चों देखो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी = v/λ। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी? जिसमें लाइट वेव भी आती है ना, जिसमें गामा रेज आती हैं, जिसमें यूवी रेज आती हैं, जिसमें इंफ्रारेड रेज आती हैं। तो ये सारी वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, मतलब इनकी स्पीड कितनी होती है? c। तो हम लिख सकते हैं f = c/λ। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या थी? h × f, या उसी को आप क्या लिख सकते हो? hc/λ। तो यही चीज़ हम पिछले टर्म पे आपसे डिस्कस भी कर चुके थे
कि एनर्जी ऑफ वेव या एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, या तो आप बोल दो hf वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, या hc बाय लैम्डा वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की नियरली वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और लगातार ये करेक्ट होती रहती है ईयर वाइज। अभी तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो बोलो अभी भी डिस्कवर हो रही है, और कंटिन्यूसली ये हर 10 साल 3 साल 4 साल में, मतलब पहले तो 10-10 साल में, फिर जल्दी जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो ये बच्चों मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी जिसने आपको ये बताया कि लाइट वेव नहीं, लाइट पार्टिकल है। और कई थ्योरीज ऐसी थी जो ये प्रूव कर रहे हैं कि लाइट वेव है। तो सवाल उठता है कि लाइट है क्या। तो धीमे धीमे स्टडीज़ स्टार्ट हुई और हमको पता चला कि लाइट कहीं कहीं पर वेव है और कहीं कहीं पर पार्टिकल है। मतलब लाइट है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स फोटोन में। मतलब लाइट के पास है बच्चों डुअल नेचर, है ना, डुअल नेचर। वेव नेचर भी है लाइट पे और पार्टिकल नेचर भी है लाइट पे। ये प्लैंक की थ्योरी थी। अब प्लैंक की थ्योरी से इंस्पायर होकर एक साइंटिस्ट आए डी ब्रोए। ठीक है, डी ब्रोए लिखते हम हैं डी ब्रोगले और पढ़ते हैं डी ब्रोए। डी ब्रोए ने क्या बोला कि साहब, मैक्स प्लैंक को बोला कि साहब आपने बोला कि लाइट पार्टिकल है, जबकि आपके समय पे दुनिया ये कह रही है कि लाइट वेव है। लाइट पहले क्या मानी जाती थी, वेव, पर मैक्स प्लैंक ने बोल दिया लाइट पार्टिकल। इसके पहले न्यूटन ने भी बोला था लाइट पार्टिकल है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और बोला था लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनको कर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। पर कर्पस्कुलर थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैक्स प्लैंक ने बोला कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, जबकि लाइट उस टाइम वेव थी। तो डी ब्रोई ने कहा कि साहब हमारे ज़माने में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं लोग इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा भी है ना। इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग की आई थी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यार इन दोनों बातों को देखकर इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चलता होगा साहब, तो एक तो बहुत छोटा पार्टिकल और एक दूसरी बात उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा। लाइट की स्पीड 10⁸, इलेक्ट्रॉन की 10⁶। तो इन्हें कहा एक चलता हुआ इलेक्ट्रॉन तो लाइट जैसा ही होगा। बस इनकी एक हाइपोथेसिस थी, बोला जाता है डी ब्रोए हाइपोथेसिस। डी ब्रोए लॉ नहीं है, डी ब्रोए प्रिंसिपल भी नहीं है, डी ब्रोए का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एक सजेशन देना, एक आइडिया पुट फॉरवर्ड किया इन्होंने कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल था, क्या वो भी वेव बन सकता है। प्लैंक ने क्या बोला कि लाइट वेव थी तो लाइट पार्टिकल बन सकती है। डी ब्रोई क्या सजेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, पर क्या इलेक्ट्रॉन वेव भी हो सकता है। और इस आइडिया को इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया और ये शो किया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम छोटा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलेगा। पर इनके आइडिया ने एक नया टॉपिक सेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, इनके आइडिया नहीं। ये डी ब्रोई जो थे ना, ये नील बोहर के स्टूडेंट भी थे, है ना, ये उन्हीं के साथ स्कॉलर थे, उनके नीचे काम करते थे, सीखते थे, तो मतलब साइंटिस्ट ये भी ग्रेट थे। तो इन्होंने क्या पुट फॉरवर्ड किया, इन्होंने कहा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है भाई साहब। ठीक है, बाद में इनकी ये थ्योरी प्रूव भी हो गई। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आया जिसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ डिफ्रैक्शन का। बच्चों डिफ्रैक्शन लिख सकते हैं आप, ठीक है। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा दिया। क्या करा दिया, डिफ्रैक्शन करा दिया। और बच्चों जो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिर्फ वेव शो करती हैं। कौन शो करती हैं, वेव। और इलेक्ट्रॉन ने भी डिफ्रैक्शन वाला पूरा एक्सपेरिमेंट शो कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा था और डी ब्रोई की हाइपोथेसिस
सही निकली। तो डी ब्रोई ने ये सजेशन दिया प्लैंक की थ्योरी देखकर। आप कह रहे हो लाइट वेव से पार्टिकल, तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से वेव। और डेविसन जर्मन ने ये बात प्रूफ कर दी, और डेविसन इनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट लगाया। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन प्रूफ किया, और डिफ्रैक्शन कौन देता है? वेव। बच्चों थोड़ी सी और बात करते हैं हम डी ब्रोई हाइपोथेसिस के ऊपर, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो अभी डी ब्रोई का बेसिक आप समझ में आया कि डी ब्रोई ने किया क्या था। तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस यही है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन वेव भी है। और इन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, इफ इलेक्ट्रॉन इज वेव, देन इट शुड हैव अ वेवलेंथ, and if electron is a particle it should have a mass, and since electron is moving it has velocity। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है लैम्डा शुड बी इक्वल टू h बराबर mv। ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोई की ये हाइपोथेसिस धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन से उठ के सभी मूविंग पार्टिकल पे लगने लगी। धीमे धीमे बात होने लगी कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, यानी हम आप भी, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं, हम आप, एनिमल्स, बॉल, एनीथिंग, कार, स्कूटर, जो भी चल रहा है, एनी मूविंग पार्टिकल, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। कौन कौन सा? पार्टिकल भी, पार्टिकल तो वो हैं ही, और कौन सा? वेव नेचर भी। तो अब डी ब्रोई की हाइपोथेसिस फैलती जा रही है कि जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, अगर वो मोशन में हैं तो उनके पास दो नेचर होगा। मोशन में होने की वजह से वेव नेचर। ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। ठीक है, और उनकी वेवलेंथ कितनी होगी? h बराबर mv, वेयर इज m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ दैट। यहाँ पे लैम्डा वन क्या? वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, धीमे धीमे ये आइडिया सब पार्टिकल पे लग रहा है। अभी सुनना, इसमें प्रॉब्लम भी आएगी। h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो सवाल उठा कि अगर सारे मूविंग पार्टिकल वेव है तो हमें वो वेव दिखाई क्यों नहीं पड़ती? जब हम क्रिकेट बॉल से खेलते हैं तो हमें क्रिकेट बॉल वेव की तरह दिखती क्यों नहीं है? क्या हमें क्रिकेट बॉल वेव की तरह दिखती है? आंसर है नहीं, हमको वो एक पार्टिकल की तरह बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो डी ब्रोई ने इस पर वर्क किया और डी ब्रोई ने कुछ वेवलेंथ्स निकाली और फिर नए कंक्लूजन दिए। ठीक है, तो हम दो तरह की वेवलेंथ निकालने वाले हैं। एक हम निकालेंगे क्रिकेट बॉल की, एक निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इस तरफ आइए क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ निकालते हैं और इस तरफ हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं। तो बच्चों क्रिकेट बॉल का मास अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम की होती है। क्रिकेट बॉल की स्पीड कितना फेंकोगे? मान लो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के। आइए इसकी वेवलेंथ निकालें। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी। अच्छा, ये mv देखो होता क्या है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो इन्होंने जो लैम्डा का फॉर्मूला दिया था वो था h बराबर p। ठीक है, डी ब्रोई वेवलेंथ, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? p क्या है? मोमेंटम। तो चाहे mv बोलो चाहे मोमेंटम बोल दो। आइए रखते हैं वैल्यू। तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। m की वैल्यू 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वेलोसिटी 20। आइए अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं आंसर कितना आएगा। ये हो जाएगा ऊपर 10 की पावर माइनस 34, ये 0 0 3 0, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर 3 कैंसिल। देखो ये 3 0 माइनस 3, तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, और बचा क्या नीचे? 2, ऊपर 6.626, तो उसको काट देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ रहा आंसर 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। आइए इसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लें। एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए क्या करें हम? 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन्ग, बहुत छोटी यूनिट है। तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 3.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी, और उसमें भी आंसर कैसा आ रहा है? 0.000000000, मतलब 24 बार 0 331
एंगस्ट्रॉम, मतलब दिस वेवलेंथ इज कमिंग आउट टू बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी आ रही है। जैसे नॉर्मल अगर आप लाइट की वेवलेंथ की बात करो, वायलेट रेज की, तो मैं पिछले लेक्चर में बता रहा हूँ वायलेट रेज की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये वेवलेंथ देख रहे हो बहुत छोटी आ रही क्रिकेट बॉल की। तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ थी कि क्रिकेट बॉल हमारे लिए प्रैक्टिकली सिर्फ एक पार्टिकल रह गया। उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो आपसे एक सिंपल सवाल आता है, क्या एक मूविंग क्रिकेट बॉल वेव नेचर शो करती है? तो आप बोलोगे नहीं शो करती। क्यों नहीं शो करती? क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आ रही है दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक, इसीलिए डी ब्रोई का प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल पे वैलिड है, क्रिकेट बॉल या हमारे रास्ते में घूमती हुई गाड़ियाँ, कार, बस या हम लोग जब दौड़ रहे हैं उन पे वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आप सजेशन दोगे तो यस, आप ये बोलोगे सर वेवलेंथ 0 तो नहीं है, कुछ तो है वेवलेंथ। हाँ, तो ये हम मान सकते हैं कि हाँ वेवलेंथ है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर, बट ये थ्योरी ज़्यादा एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल पे, छोटे छोटे। जाइए इलेक्ट्रॉन पे इसको लगा देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालें। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बराबर mv बोलो या मोमेंटम बोलो। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 2.18 इंटू 10⁻6। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो ये 3.2 एंगस्ट्रॉम आएगा। हम लोग बहुत बार ये कैलकुलेशन करते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कई बार निकलवाते हैं, तो याद हो गया ये। आप इसको अपने आप कैलकुलेट करोगे, ये करीब 3.2 एंगस्ट्रॉम आ रहा है बच्चों, विच इज़ अ बिग वैल्यू व्हेन कंपेयर टू दिस वैल्यू। मतलब ये वेवलेंथ इतनी छोटी नहीं है, दिस वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ रही है फॉर्मूले से, दैट कैन बी मेजर्ड, हेंस इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। बट जो मूविंग क्रिकेट बॉल है वो इतनी बड़ी हो गई है ना कि इतनी बड़ी चीज़ अब वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकती। वेव वही पार्टिकल बनेंगे जो छोटे हों और जो मोशन में हों। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हों और मोशन में हों। वेवलेंथ निकालने का तरीका h बराबर mv। इतनी छोटी वेव हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर हो गई आपको बात? तो अब डी ब्रोई के हाइपोथेसिस को हम लास्ट बार डिस्कस कर लें आपसे। सो डी ब्रोई का हाइपोथेसिस हमसे क्या कह रहा है? डी ब्रोई हाइपोथेसिस हमसे कह रहा है एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल is a wave whose wavelength is given by lambda is equals to h बराबर p, where p is momentum, so you can write h बराबर mv। क्लियर है? और किन पार्टिकल पे लगाना है इसको? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, छोटे पार्टिकल पे लगा सकते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल पे वेव नेचर प्रूफ नहीं हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ होना इतना बड़ा डिस्कवरी था कि नील बोहर एकदम शूक, मतलब जितने साइंटिस्ट थे ना सब एकदम शूक हो गए थे, एकदम गंदे शौक में गए थे कि अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। पहले तो पता था एटम है, फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला, फिर पता चला ये ऐसा पार्टिकल है जो वेव बनकर दिखा सकता है। और यहाँ से एक नई पूरी कहानी स्टार्ट हुई, क्वांटम थ्योरी एकदम अंदर चली जाएगी। यहाँ से हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोग बहुत बाहर से क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। नील बोहर के आप स्टेटमेंट पढ़ो, इफ एनीवन सेज दैट ही अंडरस्टैंड्स क्वांटम थ्योरी देन ईदर ही इज लाइंग और ही इज अ फूल। ठीक है? सो क्वांटम थ्योरी समझना बहुत ही हार्ड चीज़ है, हम लोग तो बस बहुत ऊपर से पढ़ते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी या h बाई mv। ये जो फॉर्मूला था ना, ये भी इन्होंने मैक्स प्लैंक से ही इंस्पायर होके लिया था। प्लैंक का फॉर्मूला भी यही था, ये मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला था। मैक्स प्लैंक ने बोला था वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू h बराबर p, मोमेंटम ऑफ लाइट। यही फॉर्मूला इन्होंने लगाया था किस पे? फोटोन पे। इन्होंने कहा था कि आपको फोटोन का यदि मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए फोटोन का आपको? मोमेंटम। तो आप निकाल सकते हैं कैसे? मोमेंटम इज इक्वल्स टू h बराबर लैम्डा, वेवलेंथ रख दीजिए। वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर दिया।
ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ रही थी डिटरमाइन करने लायक, बॉल की नहीं आ रही थी। किसी और चीज़ की आपसे बोलेगा तो आप निकाल दोगे। थोड़ा सा कभी बार सवाल घुमा देता है, कैसे घुमाता है, जैसे आपसे बोला एन इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कुछ भी मान लो, जैसे तुमको दे दिया इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी सपोजिटली के, फाइंड इट्स डी ब्रोगले या डी ब्रोए वेवलेंथ। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी देके डी ब्रोए वेवलेंथ पूछा है, तो डी ब्रोए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, H बराबर P, वेयर P इज मोमेंटम। बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इसको आप डिराइव कर सकते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला है mv, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू उठाओ, p बाई m यहाँ पे रख दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, p स्क्वायर बटे 2m। यहाँ से आप बोल सकते हो मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के ई, बोल सकते हैं कि नहीं, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के ई। तो आप लिख सकते हो h बराबर अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस यू कैन गेट डी ब्रोई वेवलेंथ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कई बार इस तरह से भी सवाल आ सकता है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो रख देना अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी पे हमको एक सवाल और दे दिया कि इफ द काइनेटिक एनर्जी of an electron increases by 44%, find the percentage increase या percentage change लिख लेते हैं, percentage change in its de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 44% चेंज हुई तो डी ब्रोए वेवलेंथ कितनी चेंज होगी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले, अदरवाइज फॉर्मूला याद क्या रखोगे एग्जाम के लिए, h बाई p, वेयर p इज मोमेंटम। अब एक बार काइनेटिक एनर्जी को मान लो 100, एक बार काइनेटिक एनर्जी को मान लो 144, 44% इंक्रीज हुई है तो एक बार 100 एक बार 144, दो वेवलेंथ निकाल लो, एक इनिशियल एक फाइनल। तो लैम्डा इनिशियल इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 100, लैम्डा फाइनल इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 144। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोई वेवलेंथ। तो पहले चेंज निकाल लो, चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो नीचे वाला टर्म बढ़ा है, मतलब ये क्वांटिटी छोटी हो गई होगी, तो चेंज निकालोगे तो लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल, मतलब वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज है ना। तो h अपॉन अंडर रूट 2m कॉमन ले लूँ मैं, यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई रूट 100 यानी 1 बाई 10, यहाँ 1 बाई रूट 44 1 बाई 12, सो दिस विल बी h अपॉन रूट 2m, एलसीएम हो जाएगा इसका 12 और 10, चलो ठीक है, कितना ले लें 60 ले लेते, ठीक है 60, तो 6 और ये 5, तो 1 बाई 60। ठीक है, 10 6 जा 5 जा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये चेंज हो गया अपॉन ओरिजिनल, ये रहा h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो h बाई रूट 2m कैंसिल, 1 बाई रूट 100 से बाहर आ जाएगा 1 बाई 10, इससे ये कैंसिल, तो आया 100 बटे 6, 100 बटे 6 है ना, या हम बोल सकते हैं 50 बटे 3, सो दिस विल बी 16.66% चेंज इन डी ब्रोई वेवलेंथ। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था कि ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, तमाम न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। तो ये बच्चों डी ब्रोई का पूरा कंसेप्ट था। अब आइए बात करते हैं एक और थ्योरी जो इस टाइम आई जिसने नील बोहर के मॉडल को सेट बैक दिया, एंड दैट वाज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अब ना ये यहाँ से साइंटिस्ट आते जाएंगे नए नए। ये हुआ क्या है कि एक नया डायरेक्शन खुल गया साइंस में। इलेक्ट्रॉन को वेव बोलते ही अब एक साइंटिस्ट की टीम आपको दिखेगी, और ये फोटो बड़ी फेमस है। नील बोहर के साथ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट पूरा जुड़ा जो कि क्वांटम थ्योरी पे पूरा वर्क करेगा। तो उसमें से नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हीजनबर्ग। हीजनबर्ग ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि साहब अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, मतलब कैसा पार्टिकल होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा और मोशन में भी होगा, क्योंकि मूविंग पार्टिकल, मूविंग एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिकम वेव। तो इन्होंने कहा अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि वेव नेचर शो कर रहा है मोशन होने पे, तब आप साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली उसका पोजीशन, मतलब उसकी प्लेस और उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, क्या बोला हीजनबर्ग ने, क्या बोला, उन्होंने बोला कि साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आप पोजीशन और मोमेंटम किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट measure the accurate momentum as well as position simultaneously of a microscopic moving particle, है ना। ये बात किसने बोली, हीजनबर्ग ने। इन्होंने बोला कि अगर आप साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजीशन किसी मूविंग पार्टिकल, किसी छोटे से पार्टिकल का डिटरमाइन करेंगे तो वो गलत आएगा। उन्होंने बोला द एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट and simultaneous determination of position and momentum of a moving microscopic particle is impossible। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकें एग्जैक्ट वैल्यू में ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और ये लॉ सच है। मतलब अब ये समझ लो कि जब तुम चलते हो, तुम माइक्रोस्कोपिक नहीं हो ना, बट इमेजिन करो जब आप चलते हो तो एक साथ आपकी पोजीशन, मतलब आप कहां पे हो, और आपका मोमेंटम अगर पता चल रहा है तो गलत है, एग्जैक्टली पता नहीं चल सकता। मतलब ये कह रहे हैं, मान लो किसी पार्टिकल का मास m है, ठीक है, और मान लो वो v वेलोसिटी से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको पक्के से पता है, उसका मास भी पक्के से पता है, तो आपको उसका मोमेंटम पक्के से पता है। अब आप उसकी पोजीशन कभी पता नहीं कर सकते। अब समझ में आया? अगर किसी छोटे से मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी 100% गारंटीड से पता है कि हाँ इतनी है, मास 100% गारंटी से पता है इतना ही है, अब उसकी पोजीशन आपको नहीं पता, वो कहीं भी हो सकता है। आप कह रहे हो वहाँ है, हम नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा? दिखाई तो पड़ेगा नहीं, माइक्रोस्कोपिक है। तो अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी और मास एग्जैक्टली आपने डिटरमाइन कर लिया तो उसकी पोजीशन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। इसी तरह से एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आपको पोजीशन अगर पता है, आपको पता है वो पार्टिकल कहाँ है, आप कह रहे हो इस टाइम ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो अब इसका मोमेंटम आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता इसका मास कितना है या इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो एक साथ आप पोजीशन और मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक जोक भी है कि हीजनबर्ग एक बार पहाड़ी एरिया में बहुत तेज कार चला रहे थे, तो उनको एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, ये बताइए आपको पता आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे? उन्होंने कहा, सर अगर मैंने ये पता किया कि मैं कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा था तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ गाड़ी चला रहा था। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अगर एग्जैक्टली मुझे अपनी स्पीड पता चल गई तो मास तो पता ही है, मतलब मोमेंटम पता चल गया, तो मैं अपनी पोजीशन को पता नहीं कर पाऊंगा। तो एक छोटा सा इस पे जोक था। फिर इसको इन्होंने फॉर्मूले के टर्म्स में क्या कहा, इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपको मोमेंटम मेजर करने में कुछ एरर हो गई। कितनी एरर हो गई? इन्होंने बोला डेल्टा पी। और आपको पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, प्लेस मेजर करने में भी कुछ एरर हो गई जिसको हमने बोला डेल्टा एक्स।
तो इन्होंने बोला इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों कम से कम आएगी h/4 है ना। जो प्रोडक्ट ऑफ एरर्स है, कौन सी एरर? एरर इन मोमेंटम, एरर इन पोजीशन, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम मल्टीप्लाई करने पे इनका प्रोडक्ट h/4, या ऐसे बोल सकते हो कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा h/4 से, और यही है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज एरर इन मोमेंटम, दिस इज एरर इन पोजीशन। कम से कम इसकी वैल्यू h/4 या उससे बड़ी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मल्टीप्लाई करने पे कोई एरर ना बचे, हमेशा एरर बचेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्वांटम फिजिक्स समझ में आ रही है ना? नील बोर ने बोला था समझ में आ रही है, तो या तो झूठ या तो हम बेवकूफ। तो ये हीजनबर्ग का एक प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल मैंने बताया कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ किसी छोटे से पार्टिकल का आप डिसाइड नहीं कर सकते। यदि पोजीशन डिसाइड करोगे तो मोमेंटम खो जाएगा, मोमेंटम डिसाइड करोगे तो पोजीशन खो जाएगी। फॉर्मूला क्या दिया? डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। कम से कम कितना एरर होगा? h/4 दोनों के प्रोडक्ट में या उससे ज्यादा। अच्छा, अब हम आपकी बात करते हैं। यदि आप कहो कि साहब हमने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एकदम एक्यूरेटली मेजर कर ली, उसका मास भी एक्यूरेटली मेजर कर लिया, तो अब उसकी मोमेंटम भी एक्यूरेट हो गया। मोमेंटम एक्यूरेट होते ही एरर इन मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। मान लो किसी पार्टिकल का मोमेंटम एग्जैक्टली नोन है, किसी पार्टिकल का एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, मोमेंटम को मेजर करने में जो एरर है वो जीरो है, डेल्टा पी इज जीरो, मतलब एग्जैक्टली उसका मोमेंटम पता है। अब आप बताओ उसकी पोजीशन में कितना एरर होगा? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को इधर लाओ, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा पी, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी रख रहे हो? जीरो। जब इसको जीरो रखोगे तो यार ये वैल्यू कैसी आएगी? इनफाइनाइट। अरे यार यहाँ जीरो रखोगे, जीरो से डिवाइड करोगे, पूरी क्वांटिटी इनफाइनाइट। तो एरर इन पोजीशन कितनी हो गई? इनफाइनाइट। यही मैं बता रहा था कि अगर तुमने मोमेंटम एकदम एक्यूरेट लिया, एरर इन मोमेंटम को जीरो समझा, तुमने किसी पार्टिकल का मोमेंटम एकदम सही पकड़ लिया, तो एरर इन पोजीशन कितनी होगी? इनफाइनाइट। पोजीशन कुछ पता ही नहीं है, पोजीशन में एरर कितनी है? इनफाइनाइट एरर है, इतनी एरर है कि हटा नहीं सकते हैं। तो अब आपने मोमेंटम एग्जैक्ट पता कर लिया तो आप पोजीशन पकड़ नहीं पाओगे। एंड वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा। सपोज करो मैं बोलूं कि आपको एरर इन पोजीशन मेजरमेंट जीरो है, मतलब डेल्टा एक्स जीरो है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन जीरो है, तो यहां से डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को जीरो रखोगे तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। यानी अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली पता है तो उसके मोमेंटम में एरर इनफाइनाइट, मतलब उसका मोमेंटम आपको बिल्कुल नहीं पता। तो ये था हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, इस पे आगे बात करते हैं हम। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बच्चों। क्या न्यूमेरिकल आ सकता है? जैसे पहला न्यूमेरिकल आपको ये दे दिया, इफ द एरर इन position of an electron is 1.1 angstrom, find error in measurement of momentum। ठीक है, तो हमको डेल्टा एक्स बता दिया 1.1 एंगस्ट्रॉम, और पूछा क्या है? डेल्टा पी। तो आप ये कह सकते हो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बराबर 4 डेल्टा एक्स 1.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 इंटू डेल्टा पी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में दिया है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h की जगह 6.626 इंटू 10 पावर -34 अपॉन 4 एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड एरर इन मोमेंटम इज ईदर इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस, जो भी है वैल्यू रख के निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और पूछ सकता था, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी बोलता, तो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31। अब आप डेल्टा पी की जगह क्या लिखते? मास इंटू डेल्टा वी,
भाई एरर तो किस में होगी, वेलोसिटी के मेजरमेंट में होगी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में जो एरर आ रही है वो किसकी एरर की वजह से आ रही, वेलोसिटी। तो m डेल्टा v लिखते, m की वैल्यू पता थी रख देते और एरर इन वेलोसिटी निकाल देते। तो एक तो सिंपल एकदम क्वेश्चन बनते जो इस फॉर्मूले में बनते, इसकी मिनिमम वैल्यू h/4 पाई या उससे ज़्यादा। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल और बच्चों फेमस होता है कि इफ एरर इन measurement of momentum and position are equal, find error in momentum। अगर error in momentum और position equal है तो error in momentum निकालिए। तो यानी डेल्टा p डॉट डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई निकालेंगे हम। फिर हम बोलेंगे डेल्टा p किसके इक्वल है, डेल्टा x के। तो डेल्टा x की जगह डेल्टा p रख दो, तो डेल्टा p डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा p का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और यहाँ से आपको डेल्टा p मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू √h/4 पाई। तो मिल गई डेल्टा p की वैल्यू। एरर इन p पूछा था, डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू √h/4 पाई। तो या तो वैल्यूज रख के दिया हो या तो वेरिएबल्स रख के, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में बना नहीं सकते क्योंकि थ्योरी इतनी आपको डिटेल में बता ही नहीं जा सकती है। तो बच्चों ये सब जब थ्योरीज आई, इसके बाद बोहर मॉडल तो कम्प्लीटली फेल हो गया है ना। तो हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। मैं फेलियर नहीं लिखना चाह रहा बोर्ड पे, ठीक है, मतलब फेलियर नहीं बोलेंगे, ड्रॉबैक बोल देते हैं कि कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा था, क्योंकि मॉडल बहुत प्यारा था इनका। ड्रॉबैक क्या था बच्चों, तो बच्चों पहले मैं ये सब बताऊँ, एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि बोहर मॉडल सिर्फ वैलिड था, बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब बोहर मॉडल पढ़ा रहा था। ये उन्हीं स्पीशी पे लग सकता है जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइड्रोजन एटम के ऊपर, या बोलते थे H एंड H लाइक एटम्स। यार अब H लाइक का मतलब क्या हुआ, जैसे हीलियम है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे He+, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे आप बोहर मॉडल लगा सकते हो। जैसे लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप इस पे बोहर मॉडल लगा सकते हो। तो बोहर मॉडल एक तो हाइड्रोजन पे वैलिड है, एक He+ पे, एक लिथियम प्लस पे, या बेरिलियम में 3+ लगा लो, है ना। और इन पे भी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल नहीं था, जो कैलकुलेशंस थी वो एक्सपेरिमेंट से दूर भाग रही थी। सो बेसिकली ये मॉडल स्टैंड किया हाइड्रोजन एटम के लिए, बेसिकली स्टैंड किया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो जैसे नए नए हमारे पास एलिमेंट्स आते गए, हम समझ गए बोहर मॉडल इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। भाई सारे एलिमेंट्स पे ये अवेलेबल नहीं था, एप्लीकेबल ही नहीं था। जो कैलकुलेशन थी वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मैच नहीं कर रही थी, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए मैच कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था बच्चों, सेकेंड ड्रॉबैक था हमारा डी ब्रोई का हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोई का हाइपोथेसिस डेविसन जर्मन ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, जबकि बोहर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल। इन्होंने तो भाई साहब सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल की तरह दिखाई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी निकलवाई आपसे, और जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, 2.18 × 10⁻⁶। मतलब ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं जानते थे, उस टाइम ये डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये पूरा इन्होंने अपना मॉडल किस पे दे दिया, इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन आज की डेट में पार्टिकल और वेव है। तो इनका मॉडल कहीं से भी वेव थ्योरी को नहीं ले रहा था। आप बोलोगे सर इसमें गलती क्या है, गलती ये है बच्चों, ये वाली गलती कहाँ से आई, डी ब्रोई से आई। ठीक है, डी ब्रोई बता रहे हैं कि वो पार्टिकल भी और वेव भी। गलती यहाँ पे देखो, बोहर measured पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर याद हो, R ऑफ NH शेल, रेडियस ऑफ NH शेल इन्होंने बता दिया था 0.53 × n² Z एंगस्ट्रॉम, रेडियस बताया था। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया था
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बताई थी, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, याद है तो याद कर लेना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको पता ही था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी नोन। तो यार मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम पता है, आर पता है कितनी दूर है न्यूक्लियस से, तो उसकी पोजीशन पता है। समझ गए ना क्या एरर की इन्होंने साइमल्टेनियसली पोजीशन भी डिटरमाइन कर दी और मोमेंटम भी डिटरमाइन कर दिया। वेलोसिटी पता थी, मास पता था, मोमेंटम पता चल गया, रेडियस से उसकी पोजीशन पता चल गई। तो इन्होंने साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम डिटरमाइन कर दिया। क्या गलती की इन्होंने, साइमल्टेनियस क्या क्या मेजर कर दिया, पोजीशन भी मेजर कर दिया और मोमेंटम भी मेजर कर दिया। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अगर आप पोजीशन और मोमेंटम मेजर करोगे तो वो सही नहीं आएगा। किसने कहा था, हीजनबर्ग ने। तो हीजनबर्ग की थ्योरी के बाद इनका मॉडल और ड्रॉबैक में चला गया। ठीक है, हीजनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अनसर्टेन रहेगा, है ना, अनसर्टेनिटी, देयर शुड बी सम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, और उनको मल्टीप्लाई करके कम से कम अनसर्टेनिटी कितनी, h/4π। ठीक है, तो ये 3 बड़े फेलियर आ गए बोहर के मॉडल में, या ड्रॉबैक आ गए। ठीक है, इसके बाद और ड्रॉबैक क्या है बच्चों बोहर मॉडल का। ठीक, तो अगला ड्रॉबैक क्या था बच्चों, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख रहे थे, स्पेक्ट्रल लाइंस आपने देखी थी, लाइमन बाल्मर सीरीज, जो स्पेक्ट्रम बन रहा था एटम का, जो लाइंस बन रही थी, दे शो स्प्लिटिंग, वो स्प्लिट हो जा रही हैं, बिखर जा रही हैं इन मैग्नेटिक फील्ड एंड साथ में एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जा रही थी, और इस बात को बोहर का मॉडल कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग थी, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बस नाम याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग थी उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग थी इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे पूछे कोई बोहर मॉडल का ड्रॉबैक, फेलियर या क्यों चला गया, डिसएडवांटेज क्या था, तो आप बोलोगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमन इफेक्ट एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग से। स्टार्क इफेक्ट किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग से, और दोनों ही नील बोहर एक्सप्लेन नहीं करे। नेक्स्ट जो बच्चों ड्रॉबैक था बोहर मॉडल का, वो ये था कि बाद में एक अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। तो बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम तो बताया था, पर ये अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम आया कि स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम और भी ज़्यादा फाइन हो गई हमारी वेवलेंथ्स की वैल्यूज़, तो उनको बोहर का मॉडल स्टैंड नहीं कर पाया। तो ये ड्रॉबैक्स थे बोहर मॉडल का। मेरे साथ एक बार जल्दी से ड्रॉबैक्स को समझो। पहला तो सबसे बड़ा ये कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे लगेगा, हर तरह के एटम पे नहीं। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिकल समझ रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। तीसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी, मास सब बता दिया, मतलब एक साथ मोमेंटम, पोजीशन दोनों निकाल दिया, हीजनबर्ग को स्टैंड नहीं किया। चौथा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमन इफेक्ट एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और पांचवा ये कि अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बच्चों ये थे हमारे एटम्स के मॉडल जितने बने थे, और अब एटम का सबसे अच्छा मॉडल आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको आप क्वांटम नंबर्स से पढ़ते हो, जिसमें आप SPDF पढ़ते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो एटम का मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर एक मॉडल बनेगा, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमना बंद कर देगा न्यूक्लियस के अगल बगल। अब एक नए तरीके का मॉडल आने वाला है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।